नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सिख सदस्य सरदार परविंदर सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। वहीं परविंदर सिंह ने कहा कि एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित है, जिसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब करने के लिए कई बार अधिकारियों से मुलाकात किया हूं, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। वहीं सीएम ने कहा कि जल्द ही एलडीए कॉलोनी का नाम परिवर्तित कर श्री गुरु तेग बहादुर नगर किया जाएगा। वहीं सीएम का सिख समुदाय के लोगों ने आभार जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर के कैपियरगंज से विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल फतेह बहादुर सिंह ने खास बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निरंतर विकास हो रहा है। गोरखपुर समेत पूरा पूर्वांचल विकास की नई कहानी गढ़ रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ और उनका काम उन्हें कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व दे देता है कि वो अजेय की श्रेणी में हो जाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं, कैंपियरगंज गोरखपुर से फतेह बहादुर जी हमारे साथ में हैं। फतेह बहादुर जी, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। मैं आपसे सबसे पहले तो यह समझना चाहूंगा कि एक दौर वो था जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी और हमने स्वर्गीय वीर बहादुर जी के दौर में गोरखपुर का जो विकास हुआ वो देखा, और आज जिस पार्टी से आप विधायक हैं, आपकी सरकार है, और बड़ी चीज यह है कि वो शख्सियत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं जो मठाधीश्वर हैं, जो गोरखपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इस देश की राजनीति में हमेशा महत्व रहा है, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का जो योगदान है, ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोग जानते हैं। उनके द्वारा रामगढ़ ताल परियोजना स्वीकृत की गई, कार्य को प्रारंभ किया गया, वहाँ के लोगों को स्थापित कराया गया जो लोग उस जमीनों पर बसे थे, चाहे वो चिड़ियाघर की लैंड हो, चाहे वो जो आपका संग्रहालय उसका है, चाहे तारामंडल है, चाहे सर्किट हाउस है, चाहे वो पर्यटन के लिए जो होटल बनना था उसका है। ये पूरा योजना विकसित करने में उनको लगभग सिंचाई मंत्री थे तब से प्रारंभ किए थे, और मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगभग 3-3.5 साल का मिला। उसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उसको तैयार करके गोरखपुर की जनता को तारामंडल के साथ सुपुर्द तो कर दिया था। लेकिन मैंने इधर देखा, आप माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी ही सारी योजनाओं को अपने प्राथमिकता में रखते हुए उनको पूर्ण कराया, और आज योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि वो तारामंडल जो बेल्ट है वो दिल्ली का मरीन ड्राइव से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल। और भारत के तमाम लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार का आदमी है, चाहे इधर नेपाल बॉर्डर के लोग हों, अगल बगल के प्रदेश के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है गोरखपुर। तो बड़ा विकास का कार्य तो हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये 6 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास पे विशेष ध्यान दिया। जैसा आपने जिक्र भी किया कि पूर्वांचल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को और फिर उत्तर प्रदेश पूरे देश को प्रभावित करता है। पूर्वांचल की राजनीति मैंने जितना समझ पाया हूं उसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं। डेंस पॉपुलेशन है, जातियों में भी लोग हैं, विकास भी चाहिए। तो ऐसे में जिस तरीके से आप अजेय बने हुए हैं लगातार और दशक पे दशक होते जा रहे हैं, काम तो खैर आपका जो है सो है ही, लेकिन इसके पीछे और क्या क्या वजह है? क्योंकि इस बीच में सरकारें अलग अलग तरीके की रही। देखिए, जातिगत समीकरण जो आग लगी हुई है, हर पार्टी जातिवार नेताओं को ढूंढ रही है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। और सत्ता में भागीदारी भी जातिगत गणना के आधार पर मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति अपने क्षेत्र, अपने लोगों में अपनी मौजूदगी और उनके सुख दुख में और हर चीज में बना रहे,
तो उसे किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं। आपका व्यक्तिगत चेहरा उस जनता के बीच में ही सारी मजबूती आपको दे देता है। और मैंने ये आभास किया है कि पूरे देश में जो भी स्थिति हो जातिगत, मेरे विधानसभा में जातिगत कभी बात आई नहीं। मेरे विधानसभा में मेरी जात का मुश्किल से 1500 के अंदर वोट होगा। सब ज्यादातर वोट पिछड़ी वर्ग के लोगों का है। और मैंने ज्यादातर कार्य जब मैंने प्रारंभ किया तो पिछड़ों को के उत्थान के लिए किया। और आज हमारे यहाँ के पिछड़ों का उत्थान बड़े पैमाने पर हुआ। हमारे स्वर्गीय पिताजी जब थे, लगभग 10,000 नौकरी उन्होंने देने का काम किया। मैं भी जब वन मंत्री बना तो जैसा जिसकी भागीदारी थी मेरे विधानसभा में, उसे मैंने नौकरी में समायोजित किया। उस समय अलग था जब मंत्रियों के अधिकार होते थे, मंत्री अपने लोगों को ऑबलाइज कर सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज मुझे नहीं लगता कोई मंत्री सीधे नौकरी दे सकता है। वो जमाने अलग थे, आज का जमाना अलग है। लेकिन जनता विश्वास में जीती है और उसको ये विश्वास है कि जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी पार्टी देगी तो मैं उसमें उनकी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करूंगा, उनके गुणवत्ता के आधार पर, उनके मेरिट के आधार पर। तो जनता की एक उम्मीद हमारे प्रति रहती है। उस उम्मीद पर मैं कायम रहूं, ईश्वर से यही मनाता हूं और इसी में लगा रहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फतेह बहादुर जी की जो शख्सियत है, ये गोरखपुर की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले बेहतर जानते हैं कि एक बार जीतने में ही छींकें आ जाती हैं, लेकिन 6-6, 7-7 बार जीतना और जनता के बीच में जब आपकी जाति का वोटर ना हो और जहां जातीय समीकरण ही सबसे बड़ी चुनौती हो, इसमें तो ऐसा लगता है कि फिर सबका साथ सबका विकास आपका भी फार्मूला और आपकी पार्टी का बिल्कुल मिल गया है। मैं इसी पे चला हूं और ये सिद्ध हो गया, पार्टी ने भी सिद्ध कर दिया। तो ये देखिए, वैचारिक अंतर अगर किसी जगह पर कभी किसी दौर में राजनीति में होता, ये हो बावजूद इसके ऐसी स्थिति होती है कि अगर आप दिल से सबका विकास करना चाहते हैं तो फिर उसके नतीजे आते हैं। एक चीज जिसका जिक्र अभी आपने किया कि आज जो नौकरियां दी जा रही हैं वो अलग तरीके से हैं। पहले मंत्रियों के पास में अधिकार होते थे। हमारी पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। वो दौर आज मतलब 30 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार को लेकर के सतत चिंता चल रही है पिछले कार्यकाल से अब तक हम देख रहे हैं दोनों में। तो इसको हम किस तरीके से समझें, क्योंकि आप खुद एक विधायक हैं, आप जब इस बात को कहते हैं तो ये सिफारिशी दौर खत्म हो गया है, काबिलियत का दौर शुरू हुआ है, या कुछ और बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने तभी कहा ना, गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के आधार पर। मेरिट के आधार मेरे जमाने में भी था। अगर योग्यता नहीं होगी तो नौकरी कहां से होगी। बस फर्क ये आ गया कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियुक्तियां हुई, हो रही हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो या द्वितीय श्रेणी हो। और जो पीसीएस संवर्ग से थे, मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे नौजवान जो शिक्षित वर्ग के बच्चे हैं, जो स्कॉलर हैं, वो उसमें भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ स्तर तक नीचे भी शासन स्तर पर ये अधिकार निहित होने चाहिए, जिसमें मेरिट के आधार पर कार्रवाई हो। सभी चीजें आयोग को देना ठीक है, लेकिन कुछ अधिकार रहने चाहिए विभाग में, मंत्रालयों पर, जिससे वो कुछ एक्सरसाइज कर सकें। और निश्चित रूप से बहुत छोटे लेवल को पदों को आयोग में भेजना मैं उचित नहीं मानता। अब चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कोई मतलब नहीं है। अब सचिवालय का जो होता है चुनाव, जो भी उसका होता है, वो सचिवालय खुद विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से करता है। उसमें कोई उनका लोकल बोर्ड बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ विभागों को भी अधिकार अगर मिलेगा तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। बाकी तो शासन है, सरकार है, वो अपना तय करती है क्या करना है। लेकिन मेरा मानना है कि चतुर्थ श्रेणी और जो लोअर स्टाफ है उसको लोकल लेवल पे अधिकृत कर देना चाहिए और उस पर उसकी गुणवत्ता और मेरिट तो सुनिश्चित करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो है फतेह जी, जैसा आप बता रहे हैं कि एक समय वो था कि जब बच्चा पढ़ता लिखता था, डिग्री लेता था और उसके बाद राजा बेटा बन के फिर नौकरी ढूंढने निकलता था। आज हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, मतलब 2014 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने परिश्रम, अपने स्वावलंबन और अपने कारोबार, इन चीजों को भी महत्ता दी। फिर 2017 में जब योगी जी आए तो इन चीजों को थोड़ी और ज्यादा गति मिली। नौकरी में भी अब आप देखिए कि वो कफन दफन का इंतजाम जो सरकारी नौकरी में होता था वो दौर तो चला गया। एनपीएस सिस्टम आ गया, पेंशन और ये वो सब चीजें जा चुकी हैं उस तरह से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे पूर्वांचल जो कभी पिछड़े इलाके में गिना जाता था, आज वहां के युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि वो कौशल विकास के जरिए अपने आप को हुनरमंद करें
उस तरह से आगे बढ़ें, अपनी चीजों को लेकर के बढ़ें? सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बिल्कुल या आपको ठीक। लगता है कि नौकरी ही बेहतर चीज है? नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मानता। कौशल विकास के माध्यम से भी कार्य होना चाहिए। रोजगार का एक रास्ता नहीं है कि खाली सरकारी नौकरी हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार बहुत से एमओयू कर रही है। उस एमओयूज में ये शर्तें हैं कि स्थानीय लोगों की भागीदारी आप रखेंगे, तो ये भी एक रोजगार का अवसर सरकार प्रदान कर रही है एमओयू के माध्यम से, चाहे वो नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, गीडा में हो। उस एमओयू में है कि लोकल लोगों को आप एडजस्ट करेंगे। पहले ये था जमीनें जिनकी जाती थी उनको फैक्ट्री वाले लगा देते थे। उसी तरह की शर्तें अब हमारे यहाँ फर्टिलाइजर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसमें रोजगार लग रहे हैं लोगों के और आसानी से लग रहे हैं। तो कोई कठिनाई हमें रोजगार के प्रति अब नहीं दिख रही। अच्छा, और एक समस्या जो गोरखपुर में या पूर्वांचल में हमेशा से रही और बिहार तक जाती थी, दिमागी बुखार की, इस सरकार में इस पर भी बहुत काम हुआ। और वो परसेंटेज जब हम लोग कैमरा लगा करके और बाकायदा मेडिकल कॉलेज में ही डेरा डाले रहते थे, वो दौर शायद बीते दिनों की बात हुई। बहुत मैनेजमेंट इसमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री, करिश्मा कर दिया उन्होंने। जो इंसेफ्लाइटिस की वजह से हजारों बच्चे मरते थे, आज गोरखपुर पूरे बेल्ट में जीरो है रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में पेशेंट नहीं है। तो ये तो बधाई के पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जो दृढ़ संकल्पता थी, जो पहले जब एमपी थे तब भी इस पर वो लगे रहते थे। ये इसका परिणाम है कि ये योगी जी को जाता है पूरी तरीके से कि बहुत सी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस तरह से इस पर रोकथाम लगाने का काम जो योगी जी ने किया, ये संभव नहीं था। इसके बधाई के पात्र योगी जी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसी तरह से जो और है, काला ज्वर है और तरह की बीमारियां जो हैं, इन पर भी नियंत्रण करते हैं। और स्वच्छता पे योगी जी का पूरा निर्देश रहता है। गोरखपुर बेल्ट जो पहले था वो आज नहीं है। बस हमारे यहाँ जो मेजर समस्या मुझे गोरखपुर में दिखती है, और मैं कहता भी हूँ बच्चों के माध्यम से भी, कि जो सीवर जो जहां नहीं है गोरखपुर में, वहां सीवरेज की व्यवस्था हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने आगे उसको योजना में रखा है, जिस दिन सीवरेज हो जाएगा गोरखपुर, पूरे गोरखपुर में, तो ये जो मच्छर जो बढ़ रहे हैं उस बेल्ट में लगभग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि वो सीवर जो वहां है नहीं, तो सीवर ना होने से जो गंदा पानी है लैट्रिन का, वो नालों में बह जाता है, और नालों में फिर कीड़े पैदा होते हैं, उससे मच्छर काफी बढ़ जाते हैं। तो इस पर सरकार काम अगर करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने नगर आयुक्त को भी कहा था एक दिन कि ये प्रोजेक्ट लें, जो पुरानी मलिन बस्तियां हैं उनको और उन चीजों को, इनको सबको सीवरेज से जोड़ दें। तो सरकार इस पर लगी हुई है, और मुझे लगता है कि 1-2 सालों में इस पर हम लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं लखनऊ में भी देखता हूँ, या चुनाव के समय जब जी, गोरखपुर जी, गया जी। तो सड़कों का और चौड़ीकरण वो सब ठीक है। वो बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन इस तरीके की दिक्कत थी, बीच में पानी बरस गया एक दिन। तो ये मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीके से आगे ये बढ़े। चरणबद्ध, क्योंकि भारत सरकार जो एड देती है वो चरणबद्ध में ही देती है, तो उस अनुसार राज्य सरकारें पैसा खर्च करती है। तो बजट में जितना प्रोविजन है इस साल हो जाएगा, अगले साल और बड़ा प्रोजेक्ट जाएगा। तो हमें लगता है कि 1-2 सालों में, मैंने जैसा आपसे कहा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा गोरखपुर का। अच्छा, एक चीज और भी है, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। पहली बार तो उन्होंने वडोदरा से, मतलब 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोबारा 19 वाले चुनाव में तो सीधे वाराणसी से ही उन्होंने लड़ा। और शायद वो पूर्वांचल की राजनीति ही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज को समझा और चुना। अभी गोरखपुर से आगे बढ़ें और पूरे पूर्वांचल की हम बात करें, तो उसमें डेवलपमेंट की चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप यहीं से महाराजगंज चले जाइए, उस सड़क पहले बहुत खराब कंडीशन में थी। महाराजगंज की कनेक्टिविटी महाराज जी ने जोड़ी, सिद्धार्थनगर की कनेक्टिविटी जोड़ी, कुशीनगर की जुड़ गई, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको मिल गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट योगी जी ने दिया है। तो बड़े बड़े पूरी पूर्वांचल का विकास हो रहा है। आप दिल्ली चले जाइए गोरखपुर से बैठ करके, आप बंबई चले जाइए, आपको ट्रेनों की सुविधाएं, पहले फ्लाइट नहीं थी गोरखपुर में, एक फ्लाइट थी, अब 8-8, 10-10 फ्लाइट है, वेटिंग है। गोरखपुर जैसे शहर में बंबई की 3 फ्लाइट है। कभी लोग लखनऊ आकर के, दिल्ली आकर के फ्लाइट से जाते थे। तो ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी की देन है, जो इतनी सारी फ्लाइट की कनेक्टिविटी इस गोरखपुर से जुड़ी। कुशीनगर में इंटरनेशनल बन गया फ्लाइट आने जाने के लिए। तो तमाम प्रयास इस सरकार में हुए हैं, और अब मुझे जो लगता है
औद्योगिक गलियारा जो बनने जा रहा है गोरखपुर में, कॉरिडोर जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो गीडा के बगल में हाईवे के अगल बगल बनने जा रहा है, जी 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 वो एक रेवोल्यूशन होगा और विश्वास लोगों में जुड़ रहा है। अभी हमारे यहाँ ज्ञान दूध वालों ने प्रोजेक्ट डाला गोरखपुर में पिछले दिनों, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जालान के बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज को भरोसा हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और ये जो सरकार है मोदी जी की और योगी जी की, ये सरकार हमको पूरी सुरक्षा देगी, और उनके अंदर विश्वास हुआ। मैं भी उद्योग मंत्री रहा हूं, मैं कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जाके बैठ के करता था उद्योगपतियों के साथ। कहते थे साहब गोरखपुर कैसे आए, क्या करें, माहौल नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम जमीन भी फ्री में भी दे देते तो भी वो आने को नहीं तैयार थे। तो ये फर्क तो है। देखिए मोदी जी में का ही यही करिश्मा है जो उनको बार बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में ला रहा है, और आगे भी ये करिश्मा काम करेगा और फिर प्रधानमंत्री होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतलब 24 को लेकर के आप आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त हैं। आश्वस्त हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कभी INDIA करके इंडिया बताते हैं, बिल्कुल, और कभी कहते हैं कि अभी हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव तो वार्निंग दे रहे हैं कि कांग्रेस अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, पूर्वांचल ऐसा तो नहीं है भाई, नेताजी के समय पे एक गढ़ तो रहा ही है वो, तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे लें, क्योंकि ताकत तो विपक्षी लगा रहे हैं। देखिए इंडिया का गठबंधन ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत कमजोर मान लें। गठबंधन अच्छा गठबंधन, लेकिन वोट तो अब बिल्कुल साफ हो गया है। जनता मोदी जी को चुनने जा रही है, गठबंधन को नहीं चुनेगी। वो मोदी जी का चेहरा देख रही है। माइनस मोदी जी कुछ नहीं है हमारे यहां। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और उसमें कारण है। इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे भी कारण है। इनके जो एलाइज हैं वो आपस में तालमेल नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अभी अखिलेश यादव गए थे, अपनी ही सीटों का घोषणा कर दे रहे हैं। वहीं उत्तरांचल में अभी उन्होंने एक सीट कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई, 3000 वोट से उनका प्रत्याशी हार गया, इनका प्रत्याशी 8000 पार के हार गया। अगर ये इंडिया गठबंधन था तो ये कोलिशन वहां क्यों नहीं था? तो आपको तो यही दिख गया कि ये गठबंधन कितनी देर टिकेगा। एक विधानसभा की सीट नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो पूरे देश का भाग्य क्या तय करेंगे। तो इसलिए मैं इन बातों पर बहुत मुझे वो दम नहीं लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को किसी भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों का काम करके, उनको मजबूत करके, और आगे आने वाले लोकसभा में सबको लग करके जिताने का काम करना। ये कभी मान के नहीं लड़ना चाहिए कि चुनाव हम जीत रहे हैं, बहुत मजबूत हैं। आप अपना वोट एक मानिए, दूसरा तब मानिए जब आप मिल करके उससे मिल लीजिए, हाथ मिल जाए, नजर मिल जाए, और तब भी ये तब मानिए कि भाई वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें भी छटनी करिए। इसलिए वो बड़ा आवश्यक है। ये अनुभव बोल रहा है, ये अनुभव है, क्योंकि राजनीति पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश और खासतौर से जिस तरीके के पूर्वांचल की बेल्ट है उसमें जितनी बड़ी प्रयोगशाला उसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उसमें एक एक व्यक्ति से अगर आपका पर्सनल कनेक्ट नहीं है तो आप ये मान करके चलिए कि वोट आपको ट्रांसफर होने नहीं जा रहा है। फतेह जी, मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये ऐसी स्थिति में एक गठबंधन अपना भी है एनडीए का, और हम देखते हैं कि उसमें निषाद जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े हैं, और अपना दल भी है। ये सब पूर्वांचल हमारे यहाँ देखिए गठबंधन कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, मोदी फैक्टर रहेगा। ये गठबंधन तो अपने आप ये पार्टी ले आई है, पार्टी का निर्णय है, स्वागत है, लेकिन कोई बहुत फर्क हमारे यहाँ मतलब एकोमोडेशन हो रहा है सब। वो टाइम की बात है कि आवश्यकता हिसाब से। हमारा लक्ष्य है मोदी जी प्रधानमंत्री हों, और ये गठबंधन तो आते जाते रहते हैं, इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी का ही करिश्मा चलेगा, बाकी ये गठबंधन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। अब की बार 80 सीटों का लक्ष्य है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, पूरी की मैं बहुत तो नहीं जानता, मैं अपनी 7, 8, 10 सीटें जो मेरे अगल बगल है जहां मैंने काम किया है, उन 8, 9 सीटों का मेरे पास जो जहां असर है, जहां मैं कह करके कुछ डाइवर्ट कर सकता हूं, वहां पार्टी के लिए करूंगा। बाकियों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो पार्टी ही जानेगी। वहां सब जगह पॉजिटिव रहेगा। दावेदारी आप मांगते हैं, मांगना तो हक है, मांगना तो हक है। ये भी एक चीज है। आप राजनीति में हो या बच्चा अगर भूख लगी है रोए ना तो मां दूध भी नहीं पिलाती, राजनीति भी इसी तरीके की है। लेकिन
शायद बीजेपी में ये चीज बदली है कि अगर टिकट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आदमी थोड़ा सा मनमुटाव हो, मतलब नाराजगी होती है, लेकिन फिर वो जुट जाता है। ये और पार्टियों में भी है या आप लोगों ने डेवलप किया है इस चीज को? ये देखिए, पार्टी नेतृत्व ने बड़ा अच्छा काम किया है, बधाई देना चाहूंगा नेतृत्व को। जहां पर सीटों का समझौता हुआ, जिन कैंडिडेटों को बिठाया गया, उन्हें चाहे राज्यसभा चाहे विधान परिषद में भेज करके एक मैसेज दे दिया पार्टी ने कि चलो तुम एमपी नहीं हो पाए, हमने राज्यसभा भेज दिया, तुमको एमएलए नहीं लड़ा पाए, हम चलो एमएलसी बना दिए। अब कार्यकर्ता त्याग करने को तैयार है, चलो भाई आज त्याग करेंगे, कल हमें इसका फल मिलेगा। तो ये डेवलप तो पार्टी में हो गया है, एक विश्वास पैदा हो गया, तो इसलिए हमारे यहां इस पर कोई कठिनाई नहीं। अब वापस उसी चीज पे आते हैं कि 24 का चुनाव है, सड़क, बिजली, पानी, ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें रहती हैं, कुछ नगर निगम के अंडर आती हैं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आएंगी। लेकिन जब देश का चुनाव होता है सामने, चूंकि देश का चुनाव है तो लक्ष्य भी बड़े हो जाते हैं। पूर्वांचल की जनता इस बात को कितना बेहतर समझ पाई है, क्योंकि 14 में मोदी जी को चुनने का मतलब यही था कि शायद उसने ये पैमाना सेट किया कि हम दूर की सोच रहे हैं। देखिए, मोदी जी बनारस से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। विकास को जनता देख रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये जो राशन दे रहे हैं, आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, खाने को नहीं। एक प्रधानमंत्री मुफ्त राशन आपके घर तक भेज रहा है। आज की स्थिति यह है कि गांव में काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, मुफ्त का राशन है, आराम से अपना घर में मौज कर रहे हैं। जनता प्रसन्न है, ठीक है, एक ये रहा कि उनको राशन घर घर पहुंच रहा है। वो तो मोदी जी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। मोदी जी ने जो राशन दे दिया, जो गरीब महिलाएं थी, जिनको उनके बड़े बच्चे जो बड़े हो गए, जो घर से निकाल करके झोपड़ी में डाल देते थे, अगर आज वो चावल उबाल के, दाल उबाल, सब्जी बना के खा ले रही, तो ये मोदी जी की देन है। और देश का कोई नेता इस काम को कर नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है फील्ड में। हमें कुछ नहीं कहना है, हम कहते देखो राशन मिल रहा है, हाँ भैया मोदी जी दे रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। वो ये कह रही है। नहीं, केवल इतना ही नहीं है, उज्ज्वला योजना जब शुरू गैस का भी तो वो देखिए आप पूर्वांचल से ही, मतलब बलिया में महिला को पहला कनेक्शन दिया गया। बिल्कुल। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि शायद पूर्वांचल का जो विकास है वो 14 ऑनवर्ड्स, 17, 19 और 22, ये आपकी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है, तो ये एक अजय श्रेणी में चीजें जा रही हैं। और फिर जो किसानों की आय दुगनी की बात थी, एमएसपी भी बढ़ा है और धान क्रय केंद्र और गेहूं क्रय केंद्र भी बढ़े हैं। तो तमाम कार्य जो मोदी जी चाहते थे कि किसान की आय दुगनी करें, वो हो रहा है। श्री अन्न पे योगी जी ने बड़ा ध्यान दिया है। मिलेट्स ईयर कर दिया इसको, 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया। तो इसलिए बहुत बड़ा काम इस देश में हो रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। अच्छा, एक चीज है फतेह बहादुर जी की, एक समय ऐसा था जो गन्ना उत्पादन है अपने यहाँ, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का शुगर बाउल था। फिर समय बदला, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी वो बंद हुई उधर, और क्या कहते हैं, पश्चिम थोड़ा सा उस मामले में, गन्ने के मामले में डेवलप हो गया। अभी पूर्वांचल से, मतलब पश्चिम से लेके पूरब तक योगी जी की सरकार में बहुत सारा काम हुआ है। हम एक बार फिर उन्नयन पर हैं, गन्ना किसानों के भुगतान में भी, चीनी उत्पादन में बहुत भी तेज भुगतान हो रहा है। लेकिन मैं जब गया गोरखपुर तो एक थोड़ी सी लोगों में ये बात थी कि भैया वो अभी जो मामला जैसा था वैसा नहीं हो पाया है। तो कैसे सरकार प्रयास करिए, आप लोग कैसे उसको? देखिए, जो अभी पिपराइज की मिल का आधुनिकीकरण हुआ है, उसकी कैपेसिटी काफी बढ़ गई है, लेकिन किसानों में अभी हमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा। मेरे पास गन्ना विभाग भी रहा है। पहले रिकवरी था उस शुगर मिल का 6.8, आज है 10.1, जो मुझे मालूम है। जी जी। मतलब 1 कुंटल गन्ने में 6.5-7 किलो चीनी निकलती थी। आज 1 कुंटल गन्ने से 10.1 ग्राम चीनी निकल रही। तो एक अपने आप में ये फायदा हुआ, नेशनल लॉस रुका, ये राष्ट्रीय क्षति थी। एक तो ये रुका, दूसरा अब किसानों को तौल केंद्र बढ़ा करके, कांटा लगा करके, उनको उनके खेत के पास जब सुविधा हम देंगे, जैसे प्राइवेट मिलें करती हैं, ये कमिश्नर केन कमिश्नर को करना चाहिए
कि ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र और गन्ने की पौध के उपलब्धता। अगर गन्ने की पौध उपलब्धता, कोई नर्सरी, कोई प्रॉपर शोध केंद्र इस पर गोरखपुर बेल्ट में कहीं बन जाए, जिससे सस्ते दर पे पौध गन्ने की मिल जाए। तो गन्ने की 2, 2.5, 3 इंच 4 इंच की रहती है, वो उसी में से अंकुरित होकर के निकलता है वो। और आजकल जो आया वो टेस्ट ट्यूब वाला आ गया है, उसमें पौध तैयार होती है। 2 प्रणाली से गन्ने का रोपण होता है। एक तो गन्ने की कटिंग करके उसमें जब अंकुर आते हैं उसी को सीधा लगा देते हैं, दूसरा टेस्ट ट्यूब के हिसाब से। टेस्ट ट्यूब वाला जल्दी अर्ली वैरायटी है। तो जब तक इन चीजों की उपलब्धता हम नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वायबिलिटी जो मिलों का है उसको मीट आउट नहीं कर पाएंगे। अब पता चला कि हमने मिल तो मान लीजिए कर लिया, लेकिन अगर गन्ना किसान लगा ही नहीं रहा है तो गन्ना महाराजगंज का, सिद्धार्थनगर का लोडिंग अनलोडिंग वो बड़ा खर्चा बढ़ जाता है, तो मिलों पर भार पड़ता है। तो इसलिए मैंने सुझाव भी दिया था और मैं आगे भी दूंगा कि इस तरह की चीजों को पहले बढ़ाया जाए, जिससे किसानों में एक प्रोत्साहन हो। और वो प्रोत्साहन तभी होगा जब शिविर लगेंगे, गन्ना विभाग के द्वारा आयोजन किए जाएंगे। इस पर भी अब काम करना पड़ेगा, जो मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल। और जितना मैं आपके बारे में जान पाया हूं, थोड़ा बहुत रिसर्च से और थोड़ा बहुत आपके कामकाज को देख करके, आपके अंदर एक खास बात है कि लोगों को बड़ा मोटिवेट करते आए हैं इस तरह से कि चीजों को लेकर के आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं जी। तो इन चीजों का इंपैक्ट, चूंकि इस समय अब लगातार सरकार है और कॉन्फिडेंट है कि हम पूर्ण बहुमत से हैं, मतलब वो आधा तीतर आधा बटेर तो है नहीं, तो लोगों के भीतर आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं, चाहे आपके क्षेत्र के हों या आपके संपर्क में जिन्हें आपने आगे बढ़ाया है? देखिए, लोग फोरम पे बातों को कर रहे हैं, लेकिन किसान तो अपने काम में व्यस्त रहता है, वो कोई चर्चा बहुत नहीं कर। असली वोटर आपके पास आएगा ही नहीं, जो आपको वोट देता है मेरे ख्याल से मिला भी नहीं होगा। आप चले जाते हैं तो वो आपके उसमें आ जाता है, आपको सहयोग कर देता है। जो लिमिटेड एक काकस हुआ करता है चौराहों का, चट्टी चौराहे पे चर्चा वाले, वो तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और यही हम लोगों के लिए सफलता है, और बाकी यह है क्या। तो 24 में आपको किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। हाँ। फिगर मेरे ख्याल से आप पता नहीं देंगे। फिगर पे मैं नहीं दे पाऊंगा, फिगर नहीं देंगे। मैं 7 ही 8 सीट जानता हूं, पूरे प्रदेश का मैं नहीं बता सकता, जहां मैं गया ही नहीं, पश्चिम में गया ही नहीं। मैं पूरब के 6-7 सीटों के बारे में अच्छे से जानता हूं जो पॉजिटिव जा रही। और इसमें जैसे आप जैसे जो विधायक हैं जिनका पर्सनल इन्फ्लुएंस भी है, और साथ साथ मेरे ख्याल से जो योगी जी जिस तरीके से पूर्वांचल से ही एक बार बहुत लंबे समय के बाद ये मुख्यमंत्री बने, तो ये भी अपने मेरे ख्याल से वीर बहादुर जी के बाद में ये एक बड़ा मैसेज है। 98 के बाद, 98 के बाद, अच्छा 90, हाँ नहीं सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, 89 के बाद ये पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। बाकी तो अदर जगह से होते थे। तो ये सौभाग्य है हम गोरखपुर वालों का भी कि हमें मुख्यमंत्री गोरखपुर से मिला, और वो भी पीठ का मिला जो हमारी पीठ के उत्तराधिकारी हैं। तो ये और डबल हम लोगों का जो है फायदा हुआ। अब डबल इंजन की सरकार ही नहीं है, डबल इंजन का मैसेज अपनी जनता को देना चाहें। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हैं, और मैंने देखा है जिलों में जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, उनको स्थानीय संगठन और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए कि आने वाले समय में मोदी जी को उत्तर प्रदेश का ये मैसेज जाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश की देन है, और ये मैसेज जब जाएगा जब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर जीत के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह बहादुर, धन्यवाद हमारे साथ आपके चैनल को, आपको व्यक्तिगत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से देश का भाग्य तय करती आई है, एक बार नहीं, आजादी के बाद से न जाने कितनी बार, एक बार फिर उत्तर प्रदेश देश का उत्तर लेकर के तैयार हो रहा है 2024 के लिए। और उसमें जिस तरह से फतेह बहादुर जी ने बताया कि तैयारी पूरी है, और इस बार कुछ नया, कुछ बेहतर और ज्यादा बड़ा करके दिखाने की इच्छा और लक्ष्य है। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।